नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक माँ अपने ही बेटे की शादी से डर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि जो रास्ता उसका बेटा चुन रहा है उस रास्ते पर चलते हुए उसने खुद अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया था। उसके चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन आंखों में वो दर्द साफ झलक रहा था जिसे वो किसी से कह नहीं पा रही थी। एक तरफ बेटे की खुशी थी और दूसरी तरफ वो सच्चाई जिसे अगर उसने नज़रअंदाज किया तो शायद उसका बेटा भी वही गलती दोहरा देगा। शारदा जी बार बार खुद से यही सवाल कर रही थी, क्या सच में प्यार ही काफ़ी होता है एक शादी को निभाने के लिए, या फिर समाज, अहंकार और सच्चाई के सामने प्यार भी कहीं खो जाता है। वो अपने अतीत के उन्हीं पलों में उलझी हुई थी। तभी अचानक डोर बेल बजी और उनकी सोच एक झटके में टूट गई। शारदा जी जैसे ही किचन की तरफ जाने लगी, तभी पीछे से डोर बेल बजी। उन्होंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उनका बेटा आदित्य खड़ा था और उसके साथ एक लड़की भी थी। कुछ पल के लिए शारदा जी बस उसे देखती ही रह गई, लेकिन फिर आदित्य ने इशारे से उस लड़की को अंदर बुलाने को कहा तो वह उसे अपने साथ अंदर ले आई। अंदर आते ही आदित्य के पिता माधव जी उस लड़की को देखकर मुस्कुरा उठे, जैसे वह उसे पहले से ही जानते हो। शारदा जी कुछ पूछती उससे पहले ही आदित्य ने कहा, मॉम, ये काव्या है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी और अब जिस कंपनी में काम करता हूँ ये उसी की मैनेजर है। पापा तो इसे पहले से जानते हैं, बस आपसे मिलवाना बाकी था, इसीलिए आज इसे घर ले आया। बैठो बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, शारदा जी ने कहा। तो काव्या मुस्कुराकर बोली, नहीं नहीं आंटी जी, आप परेशान मत होइए, बस आपसे मिलने की इच्छा थी, इसीलिए मैं आदित्य के साथ चली आई। चाय नाश्ता फिर कभी। थोड़ी देर बातचीत के बाद काव्या वहां से चली गई, लेकिन जब तक वह वहां रही शारदा जी की नजरें बार बार आदित्य और काव्या पर ही टिकी रही। कुछ देर बाद जब आदित्य उसे छोड़कर वापस आया तो शारदा जी ने पूछा, आदित्य बेटा, लगता है काव्या तुम्हारी बहुत खास दोस्त है। आदित्य ने बिना झिझक कहा, हाँ मॉम, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आदित्य ये बात बड़े भरोसे से कह रहा था, लेकिन शारदा जी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, जैसे वो आने वाले तूफान को पहले ही देख चुकी हो। यह सुनते ही शारदा जी थोड़ा असहज होकर बोली, लेकिन बेटा, तुम दोनों में कोई मेल ही नहीं है। वह तुमसे ज्यादा सफल है, ज्यादा कमाती है, तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है, ऐसी लड़की के साथ शादी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो मॉम, आपकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में बहुत फर्क है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शारदा जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, एक बार सोच ले, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे वापस नहीं लौटा जा सकता। सच्चाई यह है कि एक पुरुष अपने से ज्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ इतनी आसानी से जिंदगी नहीं निभा पाता। ये सिर्फ एक माँ की सोच नहीं थी, ये उसके अपने टूटे हुए अतीत की आवाज थी। आदित्य ने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, मॉम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काव्या मुझसे ज्यादा कमाती है या ज्यादा टैलेंटेड है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस वही काफी है। शारदा जी बोली, बेटा, समाज में रहना है तो सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और तुम सह नहीं पाओगे। आदित्य ने जवाब दिया, ये मेरी जिंदगी है मॉम, मैं संभाल लूंगा। बेटा, सच्चाई का सामना भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लड़कियां एक बार फिर भी झेल लेती हैं, लेकिन लड़के वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। मॉम, मैंने कह दिया ना, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ काव्या से, उसके अलावा किसी से नहीं। इतना कहकर आदित्य घर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही माधव जी बोले, तुम मान क्यों नहीं जाती? अभी तो वो हमारी इजाज़त का इंतजार कर रहा है, कल को कोर्ट मैरिज कर लेगा। आज की जनरेशन को रोक सकती हो क्या?
शारदा जी ने धीमे स्वर में कहा, रोक नहीं सकती, लेकिन समझाना मेरा फर्ज है। माधव जी बोले, तुम खुद ही नहीं समझ रही हो, दोनों शादी करना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? शारदा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम नहीं समझोगे माधव, आज समझना चाहता हूँ, साफ साफ कहो। माधव जी बोले। तब शारदा जी की आंखें नम हो गई और वह बोले, क्या एक पुरुष के लिए अपने से ज्यादा प्रतिभाशाली स्त्री के साथ शादी करना और उसे निभाना आसान होता है? क्या तुम कर पाए थे? शारदा जी के एक इस एक सवाल ने जैसे माधव जी की पूरी जिंदगी आंखों के सामने ला खड़ी की। कमरे में सन्नाटा छा गया। माधव जी चुपचाप बाहर जाकर सोफे पर बैठ गए। आज उनकी पिछली जिंदगी फ्लैशबैक की तरह सामने आ रही थी, जब उनका भरा पूरा परिवार था। वह दिखने में अच्छे थे, लेकिन आत्मविश्वास की कमी थी। नई नई बैंक में नौकरी लगी थी और परिवार उनके लिए दहेज वाली शादी ढूंढ रहा था। उसी बैंक में उनकी मुलाकात अपनी मैनेजर शारदा से हुई थी, जो सुंदर होने के साथ साथ आत्मविश्वास और प्रतिभा से भरी हुई थी, जिनकी पर्सनैलिटी से हर कोई प्रभावित हो जाता था। माधव जी उन्हें पहली ही नज़र में ही पसंद करने लगे थे और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब ऑफिस से लौटते वक्त रास्ते में शारदा की गाड़ी खराब हो गई और माधव ने उनकी मदद की। उसी दिन से दोनों के बीच बातचीत बढ़ी, मुलाकातें बढ़ी और धीरे धीरे वह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों शादी करना चाहते थे। जब दोनों ने अपने अपने घरों में इस बारे में बात की, तो दोनों घरों में ऐसी स्थिति हो गई जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। शारदा जी के माता पिता ने उन्हें खूब समझाया कि माधव तुम्हारे स्टेटस का नहीं है, तुमसे कम कमाता है, लेकिन उस समय वह माधव के प्यार में इतनी खो चुकी थी कि उन्हें उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वहीं दूसरी तरफ माधव जी के माता पिता भी खुश नहीं थे, लेकिन जब एक पारिवारिक दोस्त ने उन्हें समझाया कि शारदा उनसे ज़्यादा ऊंचे पद पर है और ज़्यादा कमाती है, तो पैसों के लालच में ही सही वे बेटे के सामने झुक गए और शादी के लिए तैयार हो गए। हालांकि उनकी एक शर्त थी कि शारदा को घर भी संभालना पड़ेगा और सभी रीति रिवाज भी निभाने होंगे। आखिरकार बहुत हंगामे और मान मनुहार के बाद दोनों की शादी हो गई। लोगों ने ताने भी बहुत मारे, लेकिन दोनों अपने फैसले पर अडिग रहे। लेकिन असली परीक्षा तो शादी के बाद शुरू होनी थी। अगर किसी घर में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो भड़काने वालों की कमी नहीं होती, और यही सब इनके साथ भी होने लगा। शारदा जी ने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। आते जाते लोग जेठानी के कान भरने लगे कि तू तो अपनी देवरानी की नौकरानी बनकर रह गई है। वह तो सुबह तैयार होकर ऑफिस चली जाती है और सारा काम तुझे करना पड़ता है। इसका नतीजा यह हुआ कि सिर्फ 2 महीने में ही घर में 2 चूल्हे जलने लगे और इसका दोष भी शारदा जी पर ही मढ़ दिया गया। पहले जहां वह मिलकर घर का काम करती थी, अब पूरा काम उन्हीं के जिम्मे आ गया था। शारदा जी सुबह उठकर घर का सारा काम करती, फिर ऑफिस जाती और वापस आकर फिर से काम में लग जाती, जैसे कोल्हू का बेल। लेकिन फिर भी सास ससुर कभी खुश नहीं होते थे। हाँ, महीने के अंत में उनकी सैलरी लेने के लिए जरूर तैयार रहते थे। ऊपर से ताने अलग मिलते थे। अगर माधव जी उनकी मदद करने की कोशिश करते तो उन्हें जोरू का गुलाम कहकर अपमानित किया जाता। छोटे छोटे तीज त्योहार पर शारदा जी से छुट्टी लेने को कहा जाता, और अगर वह मना कर देती तो घर में झगड़ा खड़ा हो जाता। देखो, तीज त्योहार पर भी लड़ाई करवाती है। ऐसे ही संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। ऐसी नौकरी करने वाली औरतें शादी ही क्यों करती हैं? अब ताने सिर्फ एक घर तक ही सीमित नहीं रहे थे। माधव जी के दोस्तों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे, तेरी तो मूंछ है,
बीवी कमाकर खिला रही है, लोग हंसकर कह जाते। लेकिन ये बातें माधव जी के दिल में तीर की तरह चुभती थी। बाहर तो बाहर, घर में भी जब तक उन्हें यही सुनने को मिलता, तेरी बीवी तेरी बॉस होगी, तू ही सुनेगा। अब हर तीसरे दिन शारदा जी और माधव जी के बीच झगड़ा होने लगा। माधव जी न तो शारदा जी से नौकरी छोड़ने को कह पा रहे थे और ना ही चुप रह पा रहे थे। एक दिन छोटी सी बात ने बड़ा रूप ले लिया। माधव जी की माँ ने घर में हवन रखा और शारदा जी से छुट्टी लेने को कहा। लेकिन उसी दिन उनके ऑफिस में इंस्पेक्शंस था और मैनेजर होने के कारण उनका वहां होना जरूरी था। बस इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में माधव जी ने शारदा जी पर हाथ उठा दिया, जबकि वह अच्छी तरह जानते थे कि गलती उनकी नहीं है। यह वह पल था जब शारदा जी का सब्र टूट गया। उन्होंने अपना सामान पैक किया और सीधे मायके आकर बैठ गई। उस समय का जमाना ऐसा था कि कोई भी माता पिता यह नहीं चाहते थे कि शादीशुदा बेटी मायके में रहे। उनके माता पिता ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। पिता गुस्से में बोले, पहले ही कहा था यह रिश्ता सही नहीं है, लेकिन उस समय तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अब समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। तभी उनकी माँ ने उन्हें शांत करते हुए कहा, कुछ दिन रुक जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। लोगों से कह देंगे कि बेटी मिलने आई है। उधर माधव जी भी जानते थे कि गलती उनकी नहीं बल्कि उनके माता पिता की थी, लेकिन उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं दे रहा था। मैं पति हूँ, मैं क्यों झुकूं? बस यही सोच उन्हें रोक रही थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद पता चला कि शारदा जी माँ बनने वाली है। अब तो हर कोई उन्हें समझाने लगा, बच्चे का हवाला दिया जाने लगा। माधव जी भी चाहते थे कि शारदा वापस आ जाए, लेकिन किस मुंह से बुलाए। उन्होंने एक दो बार अपने माता पिता से बात की तो उन्होंने साफ कह दिया, हमने निकाला नहीं था, खुद गई है तो खुद ही आएगी। आज झुक गए तो कल सिर पर चढ़ जाएगी। आखिरकार समाज, रिश्तेदारों और दबाव के आगे झुककर शारदा जी के माता पिता उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ वापस ससुराल छोड़ने आ गए। जिस तरह से सास ससुर और घर वाले उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, वह मुस्कान नहीं बल्कि ताने थे। सास ने तंज कसा, लो रूठी रानी खुद ही वापस आ गई। और ससुर ने भी कहा, औरत कितनी भी अड़ ले, रहना तो जमीन पर ही पड़ता है। यह सुनकर शारदा जी का आत्मसम्मान जैसे चकनाचूर हो गया। लेकिन वह बेचारी अपने ही स्वाभिमान की लाश उठाए उस घर में रहने को मजबूर हो गई थी, क्योंकि शारदा जी का साथ देने वाला कोई नहीं था, न माता पिता न ही पति। गर्भावस्था के वे 9 महीने उनके लिए बेहद भारी साबित हुए। घर का सारा काम, ऊपर से नौकरी और गर्भावस्था की तकलीफें। जरूरत से ज्यादा काम करने के कारण उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। हालांकि माधव जी अपनी तरफ से खाने पीने का सामान ला देते थे, लेकिन शारदा जी के मन में अब उनके लिए न तो पहले जैसा प्यार बचा था और न ही वह सम्मान। खैर, 9 महीने पूरे होने पर शारदा जी ने एक बेटे को जन्म दिया, आदित्य। पोता होने की खुशी में ही सही, अब उनके प्रति थोड़ा ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि बड़ी बहू को तो सिर्फ एक बेटी ही थी। जिस सास ने पूरी गर्भावस्था में कभी परवाह नहीं की, वही अब दिखावे के लिए उनकी देखभाल करने लगी थी। लेकिन जैसे ही आदित्य 3 महीने का हुआ, शारदा जी ने दोबारा नौकरी ज्वाइन करने की इच्छा जताई, तो इस बात पर भी घर में बखेड़ा खड़ा हो गया। लो, अब बच्चे को छोड़कर नौकरी पर जाएगी। आजकल की लड़कियों में ममता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है क्या? बच्चा हमारे भरोसे जन्म लिया है क्या? सास के तानों के बीच माधव जी बोल पड़े, शारदा क्यों जिद कर रही हो?
आदित्य की परवरिश ज़्यादा जरूरी है, नौकरी छोड़ दो। यह कहते वक्त उन्होंने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि शारदा जी क्या चाहती हैं। शारदा जी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां वह न इस शादी को तोड़ सकती थी और न ही अपने सपनों को आसानी से छोड़ सकती थी। लेकिन सच तो यही था कि जब पति साथ ना दे तो औरत दो राह पर खड़ी हो जाती है और आखिरकार माधव जी के दो टुक फैसले के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इस फैसले से घर में सब खुश थे सिवाय शारदा जी के। सबको अपनी अपनी जीत मिल गई थी और शारदा जी अपनी हार को दिल में दबाए सिर्फ अपनी गृहस्थी बचाने में लगी थी। उनके दिल के टूटने की आवाज किसी ने नहीं सुनी। नौकरी छोड़ने के बाद भी उनकी इज्जत नहीं बढ़ी। घर के किसी फैसले में उनसे राय नहीं ली जाती थी। उन्हें बस एक नौकरानी की तरह काम सौंप दिया जाता था। सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने खुद में कर लिया था। अब वह कम बोलती थी, उनकी हंसी गायब हो चुकी थी। साज श्रृंगार से भी उनका मन उठ चुका था। वह बिल्कुल साधारण होकर रह गई थी। जो भी काम कहा जाता चुपचाप कर देती। शायद अब यह गूंगी गुड़िया सबको पसंद आने लगी थी। समय यूं ही बीतता गया। सास ससुर और माता पिता भी इस दुनिया से चले गए। लेकिन जब उनके बेटे आदित्य ने काव्या से शादी करने की बात कही तो आदित्य एक बार फिर उनके सामने खड़ा हो गया। शारदा जी को अपने टूटे हुए अस्तित्व के टुकड़े नजर आ रहे थे। वही माधव जी को अपना अहंकार कि कैसे उन्होंने शारदा जी के अरमानों को कुचल दिया था। जिन खूबियों से प्रभावित होकर उन्होंने उनसे प्रेम विवाह किया था, वही खूबियां बाद में उन्हें चुभने लगी थी। क्यों वह अपनी पत्नी के आत्मविश्वास को बर्दाश्त नहीं कर पाए? क्या वह उनके सच के सामने खड़े नहीं हो पाए सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह एक पुरुष थे? और आज जब उनका बेटा अपने से ज्यादा प्रतिभाशाली स्त्री से विवाह करना चाहता है तो वह उसके पक्ष में खड़े हैं, जबकि कभी वह अपनी पत्नी के साथ खड़े भी नहीं हो पाए थे। शारदा जी कुछ गलत नहीं कह रही थी। वह तो सिर्फ माधव जी को आईना दिखा रही थी। एक ऐसा आईना जिसमें कड़वा सच साफ नजर आ रहा था। और आज उसी आईने में खुद को देखकर माधव जी घबरा रहे थे, अपनी नजरें तक नहीं उठा पा रहे थे। तभी दरवाजा बंद होने की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। उन्होंने देखा शारदा जी छत से कपड़े लेकर नीचे आ रही थी। कपड़े रखकर वह हॉल में बैठ गई और सुबह की सब्जियां काटने लगी। माधव जी उन्हें गौर से देखते रहे और मन ही मन सोचने लगे, हाँ यही तो है वो लड़की जिससे मैंने प्रेम विवाह किया था, जिसके आत्मविश्वास पर मैं फिदा हो गया था, जिसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। लेकिन आज वही शारदा जी उनके सामने थी, खामोश, टूटी हुई। और कहीं न कहीं उस हालत के जिम्मेदार वह खुद थे। पर आज शारदा जी चुप रहती है, मुझसे ज्यादा बात तक नहीं करती। बालों में चांदी भी चमकने लगी है, हल्की हल्की झुर्रियां भी पड़ने लगी हैं, आंखों पर चश्मा भी चढ़ गया है। कोई देखकर कह सकता है कि किसी जमाने में ये एक बैंक मैनेजर हुआ करती थी। उन्होंने मेरे साथ अपनी गृहस्थी बसाई थी, पर मैं ही इनका साथ न दे पाया। हाँ यही तो है वो जो मुझसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली थी, पर पता नहीं क्यों मैं इनकी प्रतिभा को झेल नहीं पाया। क्यों समाज और परिवार वालों की बातों में आकर मैंने इनके अरमानों का गला घोंट दिया और ये फिर भी मेरा साथ दे रही है। माधव जी अपनी जगह से उठे और शारदा जी के पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तो शारदा जी ने कहा, कुछ चाहिए था क्या आपको? तो माधव जी बोले, हाँ चाहिए, माफी चाहिए थी। शारदा जी ने हैरानी से माधव जी की तरफ देखा और बोली, एक पुरुष कभी भी अपनी पत्नी से माफी नहीं मांगता, और अगर मांगोगे तो उसकी पत्नी हमेशा उसके सिर पर चढ़कर नाचेगी।
भूल गए क्या अपने पिताजी की बात? शारदा जी ने व्यंग्य भरे तरीके से कहा। तो माधव जी बोले, हाँ जानता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, पर आज मैं अपने सभी गुनाहों की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अब क्या फ़ायदा माधव, वह वक्त चला गया, वह लोग भी चले गए जिनके सामने मुझे बार बार बेइज्जत होना पड़ा था। अब मैंने तो खुद को ही बदल दिया है, अब तो मैं पहले वाली शारदा भी नहीं रही। फिर अब क्यों माफ़ी? अब किसे पता चलेगा कि एक पुरुष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। पर मैं तो हूं ना उन गुनाहों का बराबर हिस्सेदार। मुझे पता चलेगा कि मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है अपने गुनाहों की, तुमसे तुम्हारा अस्तित्व छीनने के लिए, अपने माता पिता के गुनाहों की, अपने बेटे को उकसाने के लिए, तुम्हारे माता पिता के गुनाहों की, अपनी बेटी का साथ न देने के लिए, इन सब के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अच्छा, आज बेटे पर बात आई तो झट से बदल गए। कल को आदित्य के साथ ऐसा हुआ तो हम हैं ना शारदा, हम संभाल लेंगे। बस तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं कर पाई तो तुम आदित्य को भी शादी के लिए हाँ नहीं कर पाओगे, और मेरी गलती की सज़ा मेरा बेटा आदित्य क्यों भुगते? काफ़ी देर तक वहाँ मौन पसरा रहा। मौन तोड़ते हुए शारदा जी ने कहा, माफ़ करने के अलावा मेरे पास बचा भी क्या है? सब कुछ तो खो चुकी हूँ मैं। अब तो कुछ पलट कर भी वापस नहीं आ सकता। नहीं शारदा, इस बार दिल से माफ़ी चाहिए, जबरदस्ती की माफ़ी नहीं चाहिए। चाहे तो सजा दे दो। माधव जी ने कहा। तो शारदा जी बोली, सजा देने की हैसियत तो कभी थी ही नहीं मेरी, बस मेरी तो सिर्फ सजा सुनने की हैसियत थी। पर इस बार तुम्हारी हैसियत है सजा सुनाने की, अपने दिल की बात बताने की। माधव जी ने कहा। तो शारदा जी चौंकते हुए बोली, दिल की बात वह क्या होती है? आज तक तो किसी ने नहीं पूछा मुझसे। तभी माधव जी बोले, पर आज मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा पति, मेरा पति, वह पति जो अपनी पत्नी की प्रतिभा को झेल भी नहीं पाया। बस करो शारदा, अब माफ भी कर दो। कहकर माधव जी दोनों हाथ जोड़कर शारदा जी के सामने खड़े हो गए। शारदा जी बहुत देर तक माधव जी को निहारती रही। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहते जा रहे थे। फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, कि आप अपने पिता की तरह ससुर नहीं बनेंगे। हाँ शारदा, बिल्कुल नहीं। तभी अचानक डोर बेल बजी तो शारदा जी उठकर जाने लगी। तभी माधव जी ने कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ, शायद आदित्य ही होगा। जाकर दरवाजा खोला तो सामने आदित्य ही खड़ा था। आदित्य चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी शारदा जी भी आदित्य के पीछे पीछे उसके कमरे में गई और जाकर बोली, आदित्य बेटा, सो रहे हो क्या? नो मॉम, अभी नींद नहीं आ रही। तो बेटा, क्या हम बात कर सकते हैं? शारदा जी ने पूछा। तो आदित्य बोला, हाँ, क्यों नहीं मॉम, आओ ना। शारदा जी आदित्य के कमरे में उसके बेड पर आकर बैठ गए। काफी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर शारदा जी ने कहा, काव्या बहुत ही अच्छी लड़की है बेटा, क्या तुम सचमुच उससे शादी करना चाहते हो? यह क्या सवाल है मॉम, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तभी तो आपसे मिलवाया है। बेटा, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे कि वह तुमसे ज़्यादा कमाती है, तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड और सक्सेसफुल है? मोम, यह सब बातें पहले हुआ करती थी, अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। आजकल लड़के लड़कियां बहुत बोल्ड हो गए हैं, काफ़ी सोच समझकर कदम उठाते हैं। आपको क्या लगता है, इस डिसीजन तक पहुंचने से पहले हमने आपस में डिस्कस नहीं किया होगा? हमने भी पूरा वक्त लिया है मॉम, पर बेटा, क्या वह घर संभाल पाएगी? मॉम, घर संभालना सिर्फ लड़कियों का काम नहीं होता। आजकल लड़के लड़कियां मिलकर घर संभालते हैं। गए वो जमाने
जब अकेली लड़कियों को घर संभालना पड़ता था। आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं तो दोनों ही मिलकर घर संभालते हैं। काम करने के लिए सर्वेंट हर कोई रखता है, लेकिन बेटा जॉब के चलते अगर वह किसी त्योहार पर अपना पूरा वक्त घर में नहीं दे पाई तो यह तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना मॉम। उस समय उसकी जरूरत कहाँ ज़्यादा है, उसे देखकर ही तो डिसीजन लिया जाएगा। अच्छा, कल को तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार तुम्हारा मजाक बनाएंगे कि तुम्हारी पत्नी तुमसे ज़्यादा कमाती है, तो क्या तुम सहन कर पाओगे? क्या मॉम, आप भी ना कौन से ज़माने की बातें करती हो। काव्या मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है तो उसके पास मुझसे बेहतर जॉब भी है और इनकम भी, फिर इसमें गलत क्या है? काश मॉम आप भी वेल एजुकेटेड होती तो कम से कम आप मेरे दिल की बात तो समझ पाती। एक वर्किंग वूमेन अपने आप को बहुत हार्ड वर्क के साथ एस्टेब्लिश करती है, पर क्या कर सकते हैं, आप जैसी हाउसवाइफ कहाँ समझ कहाँ पाती है उनके हार्ड वर्क को। योर मॉम वाज अ बैंक मैनेजर। इस बार यह आवाज़ माधव जी की तरफ से आई, जो काफ़ी देर से दोनों की माँ बेटे की बातें सुन रहे थे। उनकी बात सुनकर आदित्य बिल्कुल चुप हो गया और हैरानी के साथ कभी अपनी माँ को देखता तो कभी अपने पिता को। पापा, आप मजाक कर रहे हो ना? आदित्य ने अपने पिता से कहा। नहीं, तुम्हारे पापा सच कह रहे बेटा, शारदा जी ने कहा। तो आदित्य बोला, पर आपने तो कभी मुझे बताया भी नहीं मॉम, और आपके रहन सहन से भी कभी नहीं लगा कि आप इतनी वेल एजुकेटेड रही होगी और मैनेजर रही थी, तो आपने अपना इतना अच्छा करियर क्यों छोड़ दिया? मेरे कारण, माधव जी ने कहा। क्या? हाँ बेटा, आज तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के लिए हाँ नहीं कर रही थी तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं ही हूँ। मैंने भी तुम्हारी माँ से प्रेम विवाह किया था, पर समाज, परिवार और दोस्तों के कारण मैं तुम्हारी माँ की प्रतिभा को झेल नहीं पाया था, और उस दिन की सबसे बड़ी गलती तुम्हारी माँ के करियर को छुड़वाने से हुई थी। माधव जी ने कहा तो कुछ देर के लिए कमरे में मौन पसर गया। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोले। तभी शारदा जी ने कहा, देख बेटा, मुझे तेरी और काव्या की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस चीज को हमेशा याद रखना कि दूसरों के कहने में आकर अपने घर को बर्बाद मत करना और अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को मत मारना, क्योंकि जब ख्वाहिशें मरती हैं तो बहुत दर्द होता है, और जो दर्द मैंने झेला है वह मैं नहीं चाहती कि काव्या को भी झेलना पड़े। अगर इतनी शर्त मंजूर है तो मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। आदित्य अपनी माँ की बात सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने कहा, नहीं मॉम, मैं काव्या के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा। उसके सपने मेरे सपने हैं, और सबसे बड़ी बात, आप मेरे साथ हो। आपको तो अच्छे से पता है एक वर्किंग वुमेन का हार्ड वर्क और उसकी समस्याएं आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। यह कहकर आदित्य अपनी माँ के गले लग गया। फिर क्या था, जल्द ही शारदा जी और माधव जी काव्या के माता पिता से मिले और दोनों की शादी पक्की कर दी। अच्छा सा मुहूर्त देकर आदित्य और काव्या की शादी कर दी गई और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ताने मारने वाले लोग आज के ज़माने में ख़त्म हो गए हैं। वे तो हर दौर में मौजूद रहेंगे, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनकी बातों को किस तरह से हैंडल करते हैं। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप आदित्य की जगह होते तो क्या आप भी समाज की बातों में आकर अपनी पत्नी के सपनों को कुचल देते या उसके साथ खड़े रहते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।